नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि सिंगल फेज मोटर में रिपल्सन मोटर क्या होती है, मतलब हिंदी में कहते हैं प्रतिकर्षण मोटर क्या होती है। आपने इससे पिछले वीडियो में ये देखा था कि यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, किसके सिद्धांत पर कार्य करती है और उसको एसी सीरीज मोटर क्यों कहते हैं और उसका उपयोग अधिकतर उपयोग कहाँ करते थे। इन सब बातों को देखा, लेकिन आज आगे सिंगल फेज मोटर के चैप्टर को जारी रखते हुए आज की इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं रिपल्सन मोटर के में। अब आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, उस सिद्धांत के अनुसार मोटर कैसे घूमती है, जो कि एग्जाम में आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ टिपिकली क्वेश्चन भी होंगे और कुछ ईजी भी होंगे, कुछ आपको कन्फ्यूज करने वाले होंगे, कुछ साधारण क्वेश्चन होंगे जिसको आप देखते देखते उसका आंसर गलत कर देते हो। तो आज वो सब टिपिकली चीज़ देखेंगे, वो डीपली से अध्ययन करेंगे, जीरो लेवल से अध्ययन करेंगे, ताकि आप रिपल्सन मोटर के बारे में कुछ बातें आपके दिमाग से छूट न सके। ठीक है, तो आज रिपल्सन मोटर में क्या देखेंगे कि किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, इसमें उच्च स्टार्टिंग टार्क कैसे उत्पन्न होता है, स्टार्टिंग धारा का मान कैसे कम होता है, रनिंग टार्क उच्च कैसे होता है और इसका टार्क कितना होता है, और टार्क किसके सिद्धांत पर किसके अनुसार निर्धारित होता है, गति कंट्रोल कैसे होती है, गति घूमने की दिशा कैसे बदल सकते हैं, जो कि इस मोटर का आपको बताऊं, इस मोटर में मोटर की घूमने की दिशा को बदलना और गति को कंट्रोल करना बहुत आसान है। इससे आसान और किसी मोटर में नहीं होता है, इसलिए उस मोटर की कुछ स्पेशल विशेषताएं होती हैं। स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है और क्या क्या इसमें परिवर्तन होंगे, सब बातों का बारीकी से अध्ययन करेंगे। और इन्हीं दो चीज़ों को मैंने आपको बताया, इन पे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं रिपल्सन मोटर के बारे में। तो आज देखने वाले हैं रिपल्सन मोटर में ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, वीडियो कुछ लंबा जरूर है, क्योंकि आप इसमें रिपल्सन मोटर के 4 रिपल्सन मोटर का अध्ययन करेंगे, एक ही वीडियो में करेंगे, लेकिन एक ही वीडियो में आपको चारों मोटर का अध्ययन कराऊंगा। वीडियो कुछ लंबा जरूर हो सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पूरा देखोगे तो आपको चारों मोटरें समझ में आएंगी, क्योंकि रिपल्सन मोटरें 4 प्रकार की होती है। चारों मोटरें समझ में आएंगी और उनका सिद्धांत भी समझ में आएगा, और अपने नोट्स जरूर अपडेट करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं रिपल्सन मोटर के बारे में। मैं आपको दिखा देता हूँ रिपल्सन मोटर। अब देखो रिपल्सन मोटर को, देखो रिपल्सन को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। तो आप ये मान लो प्रतिकर्षण मोटर भी कहते हैं, प्रतिकर्षण मोटर कहते हैं। अब प्रतिकर्षण को एक शब्द और कह सकते हैं, विकर्षण। इसको विकर्षण मोटर भी कह सकते हैं। ठीक है, इन नामों से जान सकते हैं। अब ये रिपल्सन होता क्या, देखो आप लोग इतना जानते हो कि चुंबक के 2 पोल होते हैं। मेरी बात गौर से सुनना, इसका सिद्धांत समझ में आएगा। चुंबक के 2 पोल होते हैं और 2 समान पोल होते हैं। 2 समान पोल एक नज़दीक यदि आपको पास करेंगे तो उनमें रिपल्सन होगा, और असमान पोल करेंगे आपस में, उनको नज़दीक करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो समान पोल एक दूसरे को धकेलेंगे और असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ क्या उपलब्ध करना है आप लोगों को, आप लोग इतना तो जरूर जानते हो कि मोटर को यदि चलाएंगे तो 2 चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होगी। एक तो घूमने वाले भाग का चुंबकीय फ्लक्स होगा, चाहे वो रोटर हो और चाहे वो आर्मेचर हो, और एक आप मैन चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करोगे। दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया होगी और मोटर घूमेगी। तो यहाँ आप वाइंडिंग में एक ही वाइंडिंग होगी, स्टेटर होगा, स्टेटर में वाइंडिंग होगी। वाइंडिंग में एक ही आप चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रहे हो, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई देगी, लेकिन दूसरा चुंबकीय फ्लक्स कैसे उत्पन्न होगा, उसी के सिद्धांत में मोटर कार्य करेगी। तो इस मोटर के बारे में क्या कह सकते हैं, उसको कार्य प्रणाली देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि वर्किंग कैसे करती है। यहाँ ये देखेंगे ये मोटर का सिद्धांत क्या है, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, ये मोटर रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करती है। रिपल्सन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिकर्षण, या फिर इसको विकर्षण भी कह सकते हैं, विकर्षण कह सकते हैं, के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब देखो रिपल्सन के बारे में आप इतना तो जानते हो। रिपल्सन के बारे में लिखना चाहते हो लिख लो कि चुंबक के समान पोल एक दूसरे को धकेलते हैं, जिसे रिपल्सन का सिद्धांत कहते हैं। चुंबक के असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, जिसे अट्रैक्शन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, अब ये तो थी बात। अब देखो आप लोग इतना जानना है, इतना देखना
कि इसमें बल का मान कितना होता है। जैसे आप लोगों को दिखाऊं, ये एन पोल है किसी चुंबक का और ये एस पोल है किसी चुंबक का, और अब आप लोगों को ये बीच की दूरी है, यहाँ मैं एन पोल या एस पोल रख देता हूँ और यहाँ एन पोल है। अब दोनों को पास में लेके आएंगे। अब पास को देखना, आप धीरे धीरे इसको इधर खिसकाओगे, इधर इसको खिसकाएंगे। माना कि इसकी रेंज ये है, इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ तक है, इस रेंज में एस पोल आएगा, माने यहाँ पे ये धीरे धीरे नहीं जाएगा इसके पास, ऐसे झटके के साथ इसके साथ चिपक जाएगा। तो कितना बल होगा यहाँ पे, कितना आकर्षण बल होगा यहाँ पे। और जब यदि यहाँ पे दो असमान पोल होंगे तो एक दूसरे को इतनी तेजी से धकेलेंगे आप उसको आपस में मिला नहीं सकते। यदि कुछ भारी चुंबक होगा तो 2-3 आदमी लग जाएगा तो किसमें कितना बल होता है चुंबक में, मिला नहीं सकते। और ये दो चुंबक आकर्षण कर लेते हैं, उसको तोड़ नहीं सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, इतना बल होता है यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं कि इस विकर्षण में कितना बल होता है। विकर्षण में जितना बल होता है उसी बल के सिद्धांत पर मोटर में स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होता है, तो अधिक होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो कह सकते हैं इन मोटरों का मैं कुछ विशेषता लिखाता हूँ इस मोटर की, फिर इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं, इस मोटर का कुछ विशेषता लिख लो। इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क क्या है, स्टार्टिंग टार्क, प्रारंभिक घुमावल, हिंदी में कहेंगे प्रारंभिक घुमावल, स्टार्टिंग टार्क, टार्क को हिंदी में घुमावल कहते हैं, जिसकी इकाई न्यूटन मीटर होती है। स्टार्टिंग टार्क बहुत उच्च होता है। अब कितना उच्च होगा ये तो आपको मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बहुत उच्च होता है, हाई होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क वाली मोटर होते हैं। और हाई वाली और कौन सी थी, हाई वाली आप लोगों ने देखी थी कि यूनिवर्सल मोटर भी हाई स्टार्टिंग टार्क वाली थी। कितनी थी, स्टार्टिंग टार्क का 450% अधिक हाई स्टार्टिंग टार्क, फुल टार्क का 450%। तो ये भी 400% से कम होने वाली नहीं है। इसका मतलब कि सिंगल फेज मोटर में सबसे उच्च स्टार्टिंग टावर के लिए आपके पास दो मोटर रहेंगी, एक तो रिपल्सन मोटर रहेगी और एक यूनिवर्सल मोटर रहेगी। उसका पावर फैक्टर उच्च था, इसका पावर फैक्टर उससे कुछ कम होता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि इन दोनों का ही पावर फैक्टर उच्च होता है। लेकिन आपको बताऊंगा कैसे होता है। अब स्टार्टिंग टार्क पूछा, लेकिन उसमें देखो यहाँ और क्या है, स्टार्टिंग धारा IS लिख देता हूँ, स्टार्टिंग धारा, ठीक है ना, लिख लो। स्टार्टिंग धारा या प्रारंभिक धारा का मान निम्न होता है, IS का मान लिख लेना, निम्न होता है। IS को हिंदी में लिखेंगे प्रारंभिक धारा या स्टार्टिंग धारा निम्न होती है, बहुत कम होती है स्टार्टिंग धारा। इसकी कुछ विशेषताएं रहेगी। अब कैसी विशेषता रहेंगी, मैं आपको सर्किट डायग्राम बनाऊंगा, इसकी कार्य प्रणाली समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगी। सबसे मोटी विशेषता इस मोटर की दो विशेषताएं आती हैं। एक तो ये आती है इसकी घूमने की दिशा को आसानी से बदला जा सकता है। क्या लिखेंगे, इसके घूमने की दिशा को DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को आसानी से, हिंदी में लिखो तो लिखना, घूमने की दिशा को आसानी से बदला जा सकता है। ये भी आपको बताऊंगा कैसे आसान होता है। एक तो ये होता है, और DR को DOR, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की गति को आसानी से कंट्रोल, नियंत्रित किया, घूमने की गति को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। ये दोनों सबसे मोटी विशेषताएं इस मोटर में आते हैं, किया जा सकता है। अब कैसे नियंत्रित करेंगे वो भी आपको बताऊंगा, बहुत आसान है, ठीक है। और एक इसमें आता है कि देखो रिपल्सन मोटर की बात करें या यूनिवर्सल मोटर, आप लोगों ने पिछले वीडियो देखा, वो भी कुछ ओवरलोड सहन करने वाली थी मोटर थी। यहाँ भी क्या करते हैं, ये मोटर स्टार्टिंग को मतलब कि कुछ ओवरलोड सहन करने वाले मोटर होते हैं। ऐसे मान लो कि ये उच्च लोड को सहन कर सकते हैं, हाई लोड पे चालू हो सकते हैं। तो अब देखेंगे वर्किंग में क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको पार्ट्स दिखाता हूँ इस मोटर के। तो लिख लो, वर्किंग की बात कर लेते हैं, वर्किंग कैसे होगी और इसके पार्ट्स क्या होंगे। ये क्या लिखेंगे, वर्किंग मतलब कार्य प्रणाली, इसके लिखेंगे कार्य प्रणाली। आपको समझ में आए कि मोटर किस प्रकार रिपल्सन होता है और स्टार्टिंग टार्क उच्च क्यों होता है और कैसे ये मोटर घूमती है। रिपल्सन पढ़ने से पहले, आप इसकी वर्किंग पढ़ने से पहले ये देखो कि इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब मेन पार्ट्स की बात करें, यहाँ पे मेन पार्ट मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। मेन पार्ट्स की बात करें, मेन पार्ट्स में मुख्य भाग। अब मुख्य भाग देखो, आप लोग इतना जानते हो AC की मोटर पढ़ो चाहे DC की मोटर पढ़ो, एक तो जिसमें मेन वाइंडिंग होती है, यदि DC की मोटर होगी तो पोल कह सकते हैं, AC की मोटर को तो स्टेटर कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ एक स्टेटर होगा जिसमें मुख्य वाइंडिंग होगी। कैसा होगा, जैसा कि अपना इंडक्शन मोटर का स्टेटर होता है, जैसा कैसा होगा, जैसे अपना सामान्य एक सिंगल फेज की मोटर आप लोगों ने देखी थी, जैसे कि स्प्लिट फेज वाली देखी, कैपेसिटर वाली मोटर देखी, ठीक है ना, उस प्रकार की मोटर। तो वहाँ क्या लिख सकते हैं कि इस मोटर का स्टेटर, इस मोटर की स्टेटर की संरचना कैसी होती है, स्टेटर के बारे में लिख लो। पहले लिखेंगे स्टेटर, स्टेटर अन्य मोटर जो होते हैं, अन्य सिंगल फेज मोटर, सिंगल फेज प्रेरण मोटर के समान होती है।
ये आता है। अन्य मतलब कि सिंगल फेज कैसा था, देखो सिलिकॉन स्टील का था, अंदर के प्रदीप स्लॉट कटे थे, एक फेज की वाइंडिंग थी और स्प्लिट फेज की थी, दो फेज की वाइंडिंग थी, ठीक है ना। और उसके अंदर की प्रदीप स्लॉट में क्या था, वाइंडिंग स्थापित करके अंदर में रोटर स्थापित किया था। तो कह सकते हैं कि अन्य सिंगल फेज प्रेरण मोटर के समान ही होता है। अब आप चाहे उसको अल्टरनेटर का स्टार्टर पढ़ो, चाहे आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर पढ़ो, ये स्टार्टर पढ़ो, और चाहे आप सिंगल फेज में 2-3 मोटर आप लोगों ने पढ़ ली, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि इस मोटर इस स्टार्टर में जो वाइंडिंग होती है, कितनी वाइंडिंग होती है? एक वाइंडिंग होती है, एक ही, यहाँ कोई सहायक वाइंडिंग और कुछ नहीं होता है, एक ही वाइंडिंग होगी। अब कैसी होगी वो वाइंडिंग? डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। कैसी होगी? डिस्ट्रीब्यूटेड, वितरण कुंडलन होगी वहां पे। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगी, मतलब वितरण कुंडलन होगी वहां पे। और कह सकते हैं इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित कर दिया जाता है, इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है। एक बात ये लिखना, अब देखो ये सबसे बड़ी बात आती है कि सिंगल फेज एसी सप्लाई से संयोजित करेंगे तो बाकी मोटर आप लोगों ने देखी थी सिंगल फेज में, तो उसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा था? गौर से सुनना मेरी बात, देखना कि उसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा था। आप लोगों को मैं दिखाऊं, आप लोगों ने ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, याद होगा आप लोगों को, ये गोल था, ये खांचे थे, यहाँ पे सिंगल फेज की वाइंडिंग कर रखी थी आप लोगों ने, स्ट्रक्चर में सिंगल फेज की वाइंडिंग की और ये सिंगल फेज है। अब इसके चुंबकीय फ्लक्स कैसा था? इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पे स्थापित वो कैसा था? परिवर्तनशील था, प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स था, प्रत्यावर्ती फ्लक्स था। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ क्या दी थी? एसी दी थी। 3 फेज की होती तो प्रत्यावर्ती घूमने वाला होता, लेकिन सिंगल फेज तो परिवर्तन एक बार ज्यादा होगा। ये एसी का हाफ चक्कर यहाँ पे जाएगा तो अधिकतम होगा, ये एसी इस स्थान पे आएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर विपरीत दिशा में, यहाँ यदि एन बना है, यहाँ एस है, तो विपरीत दिशा में ये एन बन जाएगा, ये एस बन जाएगा, ये एन बन जाएगा, मतलब विपरीत दिशा में इसका मान कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील होता है। तो ये भी देख लिया कि इसमें इस स्टेटर में चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा? सिंगल फेज लिखना, सिंगल फेज एसी के कारण इस स्टेटर में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है, या कह सकते हैं ये स्टेटर प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें रोटर कैसा होता है। रोटर के आधार पर इस मोटर का नाम रखा गया है। अब दूसरे भाग किसको देखेंगे? दूसरा भाग देखेंगे इसका रोटर। अब आप लोगों को पता घूमने वाला भाग रोटर हो सकता है, घूमने वाला भाग आर्मेचर हो सकता है। डीसी मोटर में घूमने वाला भाग आर्मेचर होता है, एसी मोटर में घूमने वाला भाग रोटर होता है। तो यहाँ रोटर होता है या आर्मेचर होता है? आप लोगों ने यूनिवर्सल मोटर देखी थी, वहाँ क्या था? वहाँ पे आर्मेचर था। तो यहाँ भी, लेकिन वहाँ पे डीसी मोटर के समान पोल थे, सैलिएंट पोल थे, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ स्टेटर तो एसी मोटर का है, लेकिन रोटर डीसी मोटर की भांति होगा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिखेंगे, रोटर कैसा होता है। यहाँ पे रोटर के बारे में अध्ययन करते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में घूर्णक होता है या कैसा होता है, जो घूमने वाला भाग कैसा होता है। यहाँ पे घूमने वाला भाग डीसी मोटर के आर्मेचर, ऐसे मानो डीसी मोटर का आर्मेचर होता है। यहाँ पे घूमने वाला भाग का क्या होगा? डीसी मोटर का आर्मेचर होगा, डीसी मोटर का आर्मेचर होता है, आर्मेचर जैसा होता है, या फिर कह सकते हैं डीसी मोटर का आर्मेचर ही होता है, ठीक है। अब डीसी मोटर का आर्मेचर कैसा होता है? सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों से बना होता है, जैसे आपको दिखाऊं। फिर उसके अंदर क्या होता है देखो, जैसे आप लोग देखोगे ये आप लोगों का ऐसा होता है यहाँ पे, और ये आपकी साफ्ट होती है, और ये जो दिखाया गया है ना यहाँ पे, ये जो भाग दिखाया गया है, ऐसा यहाँ पे ये भाग दिखा के ये कम्यूटेटर दिखाया आप लोगों को। ये क्या है? ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, और यहाँ पे इसके ऊपर क्या होती है? वाइंडिंग होती है। यहाँ पे इसके ऊपर क्या होती है? वाइंडिंग होती है। यहाँ पे ऐसे मान लो ये वाइंडिंग होती है यहाँ पे, और वाइंडिंग के संयोजन किससे होंगे? इससे होंगे, बस ऐसे होता है। ये इस प्रकार का जो आर्मेचर होता है ऐसा। ये क्या है? ये आप लोगों का क्या है? ये कम्यूटेटर आप लोगों का, ये क्या रहेगा? कम्यूटेटर, जिसको हिंदी में दिक् परिवर्तक बोलते हैं। ये क्या है? ये आपको का आर्मेचर है। ये क्या है? ये वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग है, जिसको लैप वाइंडिंग हो सकती है, वे वाइंडिंग हो सकती है आर्मेचर पर। ये आपको की साफ्ट है, ठीक है।
और ये वाइंडिंग किस में होगी, स्लॉट में कटी होती है, जो पूर्णतः खुले प्रकार की, आधा खुला आधा बंद प्रकार का स्लॉट होता है। इस प्रकार का आपका रोटर होता है। तो कह सकते हैं ये डीसी मोटर का आर्मेचर मान लेते हैं, या इसे रोटर कह सकते हैं इसको। इस पर क्या होगा, इस पर कम्यूटेटर होगा, इसमें लिख लो। इसमें क्या होगा, डीसी मोटर के आर्मेचर जैसा भाग होता है और कम्यूटेटर होता है इसके अंदर। कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में बदलता है और डीसी मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये क्या है, ये कम्यूटेटर है। इसको हिंदी में दिक् परिवर्तक, दिशा परिवर्तक कह सकते हैं। और क्या होंगे, यहाँ पे इसके ऊपर क्या टिके होंगे, यहाँ पे इसके ऊपर ब्रूस टिके होते हैं। तो ब्रूस भी होते हैं, 2 ब्रूस होते हैं। ब्रूस तो देखा जाएगी कंडीशन मोटर कैसी है, इसमें ब्रूस साधारण रूप से 2 ही ब्रूस होते हैं। अब ये तो थे बात इसकी। अब ब्रूसों को देखो, एक बात आती है कि डीसी मोटर के आर्मेचर को सप्लाई से संयोजित करते हैं। आप लोगों ने यूनिवर्सल मोटर देखी, वहां आर्मेचर को सप्लाई से संयोजित किया, लेकिन आप याद रखना इस मोटर में इस आर्मेचर को सप्लाई से संयोजित नहीं करते हैं। बस ये सबसे बड़ी विशेषता आती है, इसको सप्लाई से संयोजित नहीं करते हैं। चाहे वो डीसी से मान लो, चाहे एसी से मान लो, किसी भी सप्लाई से संयोजित नहीं करते हैं, सप्लाई से संयोजित नहीं करते हैं, इसको नहीं किया जाता है। जबकि मैंने यहाँ लिखा है स्टेटर को एसी सप्लाई से संयोजित किया जाता है, इसको सप्लाई से संयोजित नहीं किया जाता है। तो फिर ये मोटर कार्य कैसे करेगी, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो, ये जो मैंने इसका साइड हिस्सा दिखाया है, इसको यदि फ्रंट रूप से दिखाऊं तो कैसा दिखा दे, ये आपको स्टेटर में रोटर दिखाई देगा आपको कैसा। देखो मैं आपको चित्र बना के दिखाऊंगा, ऐसा होगा। ये जो हिस्सा गोल होगा आपका, गोल होगा तो ये एक तार दिखेगा, एक तार ये दिखेगा, फिर ये तार दिखेगा, ये दिखेगा, यहाँ पे दिखेंगे गोलाई में एक तार ये दिखेगा, ऐसे तार दिखेंगे सारे, एक एक तार दिखेंगे गोलाई में इसके। तो ऐसे मान लो कि पूरा तार नहीं कि एक तार का ये भाग दिखेगा, जैसे इसके पीछे वाइंडिंग तार आ गया, तार मतलब कि पीछे इसके वाइंडिंग आ गई, घूमे एक तार निकल के आ गया, एक तार ये दिखेगा। तो इस भाग से ये देखेंगे गोलाई में एक तार, ये गोलाई में घूम गए, एक एक तार दिखेंगे आपको, किसके वाइंडिंग के सीधे दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी वाइंडिंग दिखाऊंगा आप लोगों को मैं, कि आपको समझ में आ जाएगा। ये वाइंडिंग की सिरे दिखाऊंगा, ये आपको वाइंडिंग चालक दिखाऊंगा आप लोगों को। इसका मतलब ये है कि एक वाइंडिंग का एक सिरा ये है तो एक सिरा ये है, एक सिरा ये है तो एक सिरा ये, एक सिरा ये, तो मतलब कि एक वाइंडिंग के 2 सिरे हैं, जो पीछे से जैसे ये है ना, ये सिरा आ गया, अब एक सिरा वाइंडिंग का ये आया, पीछे से वाइंडिंग घूम के आ गई, दूसरा सिरा निकल के आ गया। उसी प्रकार ये काफी सिरे होंगे, गोलाई में ऐसे दिखा देंगे कम्यूटेटर पे। तो मैं इस प्रकार आपको सर्किट डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, आप ये मत बोलना कि सर क्या दिखा दिया। और इसके ऊपर देखो, ये कम्यूटेटर, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कार्बन ब्रूस, इस ये कम्यूटेटर के सेगमेंट इसको शॉर्ट करेगा, कार्बन ब्रूस ऐसे, ये कार्बन ब्रूस शॉर्ट करेगा। कार्बन ब्रूस स्थिर होते हैं कम्यूटेटर के ऊपर, ये स्थिर होंगे, ये कार्बन घूमेगा। देखो एक वाइंडिंग का ये सिरा एक आया और दूसरी उसी वाइंडिंग का सिरा ये आ गया। तो ये इसको यदि शॉर्ट कर दिया जाए, ऐसे गौर से सुनना, इसको यदि शॉर्ट कर दिया जाए तो एक वाइंडिंग शॉर्ट हो चुकी है, माना कि 10 वाइंडिंग है तो एक वाइंडिंग शॉर्ट हुई। अब आर्मेचर थोड़ा घुमा तो वो वाइंडिंग तो फ्री हो जाएगी, दूसरी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये घूमेगी तो इसका दूसरी वाइंडिंग का सिरा इसके पास आएगा तो उसका दूसरा सिरा इसके पास आएगा, तो ये वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो एक एक वाइंडिंग शॉर्ट करेंगे ऐसे इसको, तो एक एक वाइंडिंग पे रोटर घूमता जाएगा। अब कैसे होगा आपको बताता हूँ, देखो मैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, इस मोटर में आर्मेचर डीसी मोटर के आर्मेचर के भांति होता है, कम्यूटेटर होता है, ब्रूस होता है और आर्मेचर पर वाइंडिंग होती है। और आर्मेचर के जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर पे जो ब्रूस होते हैं वो शॉर्ट सर्किट होते हैं। कम्यूटेटर पे ब्रूस होंगे, इनको पहले तो किसी सभी मोटरों में इन ब्रूसों को सप्लाई दी थी, लेकिन आज क्या करेंगे, इन कम्यूटेटर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे ऐसे। इसमें वाइंडिंग इस प्रकार से करेंगे कि दोनों के दोनों ब्रूसों पर वाइंडिंग के एक वाइंडिंग के दोनों सिरे संयोजित होने चाहिए, इस प्रकार से इसको संयोजित करेंगे। अब देखना मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वर्किंग दिखाता हूँ आपको, कार्यप्रणाली दिखाता हूँ इसकी आपको मैं, ये बता देता हूँ। और अब इसकी कार्यप्रणाली देखो कैसे मोटर घूमेगी, किस प्रकार कार्य करेगी। जैसे सुनना मेरी बात, अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि मैंने स्टेटर ले लिया, स्टेटर में 2 पोल का स्टेटर लिया। मैं आपको स्टेटर वैसे नहीं दिखाऊंगा, पूरा गोल मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैंने स्टेटर का एक पोल तो ये ले लिया और दूसरा पोल आप लोगों ने ये ले लिया, ठीक है। और ये थी आपकी स्टेटर की, ये स्टेटर के पोल है और ये आपको स्टेटर के पोल दिखा देता हूँ आपको, ये स्टेटर के पोल है। इस पर क्या होगी, इस पर वही सिंगल फेस की वाइंडिंग, माना कि बाहर का क्या है, बाहर का ऐसा स्टेटर 2 पोल का स्टेटर दिखाया आप लोगों को, ये स्टेटर है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्टेटर पे वाइंडिंग है जो एक ही वाइंडिंग होगी आप लोगों की, एक वाइंडिंग दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। ये एक वाइंडिंग दिखा दी, एक वाइंडिंग को आप लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। और मैंने आपको बताया कि इसको किससे संयोजित करेंगे, इसको आप लोग ऐसे मान लो, ये मैंने इसको कर दिया सिंगल फेस से संयोजित, फेस व न्यूट्रल से संयोजित कर दिया सिंगल फेस सप्लाई से। अब मेरी बात को गौर से सुनना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, राजनीति करके आने वाली बात है यहाँ पे।
इसको संयोजित किया तो ये चुंबकीय, देखो इसमें एसी दिया आप लोगों ने, एसी दिया, एसी में क्या था, देखो एसी में दो साइडें, ए पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। माना कि एसी की हाफ साइकिल इधर गई तो धारा इधर गई, गौर से सुनना, धारा जाएगी तो ये क्या होगा, धारा इधर से इधर जाएगी और फिर घूम के ये धारा इधर से इधर आएगी ऐसे, और ये बाहर वापस इधर आ जाएगी। तो ये पोल माना कि हाफ साइकिल में एन बन गया और ये एस बन गया, ठीक है। अब एन एस बन गया, लेकिन 180 डिग्री के बाद साइकिल की दिशा बदलेगी, इस एसी की दिशा बदलेगी तो क्या होगा, धारा की दिशा रिवर्स हो जाएगी, ये धारा इधर से चलेगी और घूम के वापस आएगी, तो क्या होगा, ये पोल एन बन जाएगा और ये पोल एस बन जाएगा। बोलो परिवर्तनशील है। फिर वही बात आगे अगली साइकिल शुरू हो जाएगी तो ये एन बन जाएगा और ये एस बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको लिखवाया था कि स्टेटर क्या करता है, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। होगा कि नहीं होगा, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। अब इसमें परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स, अब इसमें कोई चालक छोड़ दिया जाए, स्टेटर मतलब ये सॉरी रोटर छोड़ दिया, रोटर में आर्मेचर छोड़ा आप लोगों ने। आर्मेचर में क्या है, आर्मेचर की वाइंडिंग होगी, आर्मेचर की ये रोटर की वाइंडिंग होगी, माना कि ये रोटर की वाइंडिंग होगी, ठीक है। अब रोटर की वाइंडिंग में तो आपको मैंने वो सिरे बताए थे कि ये आर्मेचर ऐसा है, सामने से दिख रहा है, इसके पीछे ऐसा है, ये आर्मेचर सामने ये ऐसा है, यहाँ वो पॉइंट होंगे जिसमें से वाइंडिंग के सिरे निकल के आते हैं और यहाँ इसके ऊपर कार्बन बुश टिके होंगे दोनों। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वो सिरे हैं। कौन से सिरे आगे, आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे आपको दिख रहे हैं, एक वाइंडिंग के दो सिरे निकल के बाहर आगे, और ये कहाँ कनेक्ट है, ये आपको कम्यूटेटर पर कनेक्ट है। मान लीजिए कि ये कम्यूटेटर पर कनेक्ट हो गई, कम्यूटेटर की सेगमेंट दिखाई दे रहा है आपको। अब इस पर क्या होता है, कार्बन ब्रुश टिके होते हैं, ठीक है ना। अब इस पर क्या होता है, कार्बन ब्रुश, मान लीजिए कि मैं ये कार्बन ब्रुश यहाँ टिका देता हूँ, ये दिखा दिया कार्बन ब्रुश, ठीक है। ये आप लोगों ने कार्बन ब्रुश दिखाया, ये कार्बन ब्रुश क्या है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट से स्पर्श है, और कम्यूटेटर सेगमेंट क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट से आर्मेचर की वाइंडिंग स्पर्श है। मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, गौर से सुना, मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखो एक चुंबक की बात बताता हूँ आप लोग, यहाँ कुछ मिटा देता हूँ इसको समझाने के लिए आपको कि मोटर घूमेगी कैसे, उसकी बात कर लेता हूँ यहाँ पे मैं आपको। यदि एक मोटर का सिद्धांत समझ में आ गया आप लोगों को रिपल्सन का, तो चारों मोटर आसान हो जाएंगी बिल्कुल पढ़नी। चारों मोटरों को आपको समझने में बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा, आप लोग इतना समझ रहे हो। अब देखो मान लीजिए कि यहाँ एक चुंबक ये ले लिया आप लोगों ने, एन चुंबक ली, एन, और ये ले लिया आप लोगों ने एस सिरा, ठीक है। यहां मैं दूसरी चुंबक इसके बीच में रखता हूं, ये रखी दूसरी चुंबक, गौर से सुना, एन पोल ये है और एस पोल ये है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो ये भी क्या था, ये इस मुख्य पोल जो मेन चुंबक है इसका मैग्नेटिक अक्ष है, चुंबक ये अक्ष होता है, ये चुंबक के पोलों को मिलाने वाली रेखा, चुंबक के दोनों पोलों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है, और चुंबक के दो पोलों को बांटने वाली रेखा उदासीन अक्ष कहलाती है। आप लोगों ने चुंबक तो एक चैप्टर में देखा होगा। तो इसका भी मैग्नेटिक अक्ष ये है और इसका भी मैग्नेटिक अक्ष ये है। तो फिर ये पोल इसको रिपल्सन तो करेगा, जोर लगाए, अब इधर घुमाएगा या इधर घुमाएगा ये कोई निर्धारित नहीं है। गौर से सुना मेरी बात, ये पोल इस पोल को, ये पोल भी मान लीजिए इस पोल, ये दोनों समान पोल हैं, इधर समान पोल है और इधर भी समान पोल है, ये एक दूसरे को धकेलेंगे जरूर। अब किस दिशा में धकेलें, बराबर बराबर के इसमें टार्क लगा हुआ है, इधर भी इसको धकेलने के लिए इधर टार्क लगा है, ये इसको इधर धकेल सकता है, इसको ये इधर धकेल सकता है और ये इसको इधर धकेल सकता है, दोनों बराबर टार्क होगा, यही जोर लगा के रह जाएंगे, ये बस यही थोड़ा सा वाइब्रेशन का फिर रुक जाएंगे, टार्क उत्पन्न होने वाला नहीं है। नहीं हुआ तो फिर ये समस्या आ गई, तो इसमें टार्क उत्पन्न कैसे करेंगे, फिर आपको दूसरा चित्र समझना मेरी बात को, दूसरा चित्र दिखाता हूँ आपको मैं, दूसरा डायग्राम। एक चुंबक ये लिया आप लोगों ने और एक चुंबक ये ले लिया आप लोगों ने, ऐसा चुंबक, और यहाँ मैं 90 डिग्री पे दूसरा चुंबक का एक शिरा रख देता हूँ, यहाँ छोटी चुंबक देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये रख दिया, इसका एन पोल ये है, एस पोल ये है, ठीक है, रखा। अब समझना मेरी बात को, क्या ये इसको रिपल्सन कर पाएगा, क्या इसको धकेलेगा, अब नहीं धकेल पाएगा इसको, क्योंकि ये दूर हो गया, ये उदासीन अक्ष पे है, तो इसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर भी टार्क का मान 0 हुआ, टार्क होता तो घूम जाता, घुमाबल 0 की, ये रिपल्सन तो जरूर हुआ इसका, इधर ये होगा इधर ये होगा, रिपल्सन हुआ लेकिन घूम नहीं पाया, यहाँ भी टार्क का मान 0 हुआ। तो फिर इस रोटर में जो चुंबक बनेगी, ये जो रोटर है आर्मेचर, इसमें चुंबक बनेगी। माना कि इस वाइंडिंग को मैंने यहाँ से शॉर्ट की, ये दो वाइंडिंग के दो सिरे हैं, पहला सिरा ये और ये पीछे पूरा रोटर ऐसे आया लंबा, और यहाँ एक हिस्से में रोटर के एक हिस्से में चुंबक बन गई, तो ये हिस्सा एन बना, ये एन एस बना। तो वही बात है, ये हिस्सा एन बना रोटर का, ये हिस्सा मैंने इसको यहाँ कर देता। गौर से सुना मेरी बात,
मैं इसको यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर देता ऐसे, इस रोटर को, इस कम्यूटेटर को कार्बन ब्रश के द्वारा यहाँ से शॉर्ट सर्किट कर देता ये ऐसे, तो ये एन पोल बनता और ये एस पोल बनता। ठीक है, कैसे बनता देखो, यहाँ से में क्या होगा, ऐसी सप्लाई देंगे, परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स होगा। यहाँ कैसा चुंबकीय फ्लक्स होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तनशील होगा। क्यों होगा, आप लोगों को मैंने बताया परिवर्तनशील क्यों होगा, चुंबक एसी के कारण, सिंगल फेज एसी के कारण। ये इसको काटेगा, फैराडे के नियम अनुसार आर्मेचर में ईएमएफ उत्पन्न होगा और आर्मेचर की सभी कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा। यहाँ इस कॉइल में नहीं होगा, लेकिन इधर कॉइल में ईएमएफ उत्पन्न होगा और यहाँ पे चुंबक बनेगी। तो यह करेगा, ये रोटर, ये जो आपका आर्मेचर है, ये एक छठ चुंबक की भांति कार्य करेगा, जो आपको दिखा रखा है। लेकिन यहाँ क्या बनेगा, एन बनेगा, यहाँ एच बनेगा, तो क्या टार्क लगेगा, इस कंडीशन में टार्क का मान 0 है। और यदि इसको मैं यहाँ शॉर्ट कर दूं, इसको यहाँ शॉर्ट कर दूं मैं यहाँ पे इस सिरे को, तो एक वाइंडिंग ये होगी, एक वाइंडिंग माना कि ये होगी, फिर ये एन बनेगा और ये एस बनेगा, फिर ये मोटर नहीं घूम पाएगी, ये आपका आर्मेचर नहीं घूम पाएगा। तो कैसे घुमाएं इसको। अब तीसरी कंडीशन देखो, यहाँ से इस मोटर को मैं इस जो चुंबक को बीच में रखा, इसको मैं यहाँ रख दूँ, तो गौर से सुन, अब देखना, मैंने यहाँ रखा इसको, एन पोल ये है और एस पोल ये है, तो ये क्या करेगा, इसको धकेलेगा इधर। ठीक है ना, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको धक्का देगा और ये डी और ऐसे हो जाएगी, ये घूम जाएगा। ठीक है ना, अब ये एन पोल इसको धकेलेगा, ये इधर से इधर जाएगा, तो ये पोल भी बदल जाएगा। ये पोल क्या होगा, ये एस बन जाएगा और ये पोल एन बन जाएगा, और ये एन पोल घूम के इधर आ रहा है इसका, और एन पोल घूम के इधर आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ये एन पोल भी बदल जाएगा। फिर ये क्या होगा, इसको घूमेगा और वापस इसको धकेल देगा, तो ये एन पोल इसको वापस धकेलेगा, तो मोटर की ये मोटर ऐसे ऐसे घूमती रहेगी। अब रिपल्शन कितना मारेगा, इसको ठोकर कितनी मारेगा, इसको धकेलेगा कितना, उसे कहते हैं स्टार्टिंग टार्क। उसे क्या कहेंगे, स्टार्टिंग टार्क। तो अब गौर से सुनना कि कार्बन ब्रश को स्टेटर के चुंबकीय अक्ष से समानांतर रखें, नहीं, लंबवत रखें, नहीं, काफी बार पूछा जाएगा आपसे। समानांतर रखा, ये चुंबकीय अक्ष थी इसकी, ये क्या थी, ये इस मेन पोल की चुंबकीय अक्ष थी, स्टेटर की चुंबकीय अक्ष थी, जो आप लोगों को मैंने दिखाई। और ये जो रोटर की चुंबकीय अक्ष, यदि यहाँ इसको मैं शॉर्ट करूँगा सामने बराबर में, तो समानांतर हो जाएगी। तो ये तो थी इस रोटर की, इस आर्मेचर की अक्ष, और ये थी इस मेन पोल की अक्ष। दो अक्ष आपके पास सामने, दो अक्ष कैसे हैं, एक अक्ष तो इसकी ये अक्ष है और एक अक्ष इसकी ये अक्ष है। ये किसकी है, ये इस चुंबकीय अक्ष है, और ये इसकी है, ये मेन चुंबकीय अक्ष है। ठीक है ना, चुंबकीय अक्ष है। अब ये लिखने वाले, नोट लगाने वाली बात आ गई कि कार्बन ब्रश को स्टेटर के चुंबकीय अक्ष से, ये कार्बन ब्रश रखे मैंने, कार्बन ब्रश को स्टेटर के चुंबकीय अक्ष से समानांतर में रखने पर टार्क का मान 0 हो जाता है। फिर लिखेंगे कार्बन ब्रश को स्टेटर के चुंबकीय अक्ष से लंबवत रखने से टार्क का मान 0 हो जाता है। तो कितने डिग्री पर रखें, इसलिए कहते हैं ये डिग्री का मान, ये जो बीच में डिग्री आता है, इसका मान काफी बार पूछा जाता है। अधिकतर आपके सामने 20 डिग्री आएगा, 20 से 30 डिग्री कर सकते हैं। 20 से 30 डिग्री पर रखा जाता है। अधिकतम 45 डिग्री का कोण होता है, अधिकतम 45 डिग्री का कोण हो सकता है। वो कब होगा, आप लोगों ने गति कंट्रोल करने की कोशिश की, आप लोगों ने घूमने की दिशा बदलने की कोशिश की, तो 45 डिग्री के अंदर ही सारा काम होता है, लेकिन 20 डिग्री तक सीमित होता है। ये इस कोण का मान, इस कोण को कहेंगे अल्फा कोण। इस कोण को क्या कहेंगे, अल्फा कोण। आर्मेचर के पोल और स्टेटर के पोलों के बीच के कोण को अल्फा कोण कहते हैं, जिसमें रिपल्सन मोटर में जिसका मान 20 से 30 डिग्री तक होता है और अधिकतम 45 डिग्री तक होता है। 45 डिग्री के बाद मोटर बंद हो जाती है, कोई मोटर चालू नहीं हो पाती है। 45 डिग्री से अधिकतम गया, क्योंकि ये डिग्री यहाँ पे होगी ना, देखो यहाँ रखेंगे, ये डिग्री यहाँ तक चली जाएगी, 90 डिग्री तो ये है, 45 तक चली जाएगी, मोटर हो जाएगी। तो 20 से 30 डिग्री, 45 डिग्री के बाद आगे जाएगी, 45 डिग्री से आगे जाएगी मोटर, मतलब कि इसकी घूमने की दिशा बदल जाएगी और मोटर धीरे धीरे यहाँ पे आगे बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इसका खेल यहाँ पे पूरी मोटर का। आगे आपको समझ में, इसको कहते हैं रिपल्सन का सिद्धांत। इसे क्या कहेंगे, रिपल्सन का सिद्धांत। तो अब आपसे बताऊं क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, कि जब स्टेटर को सिंगल फेज एसी से संयोजित करते हैं तो स्टेटर में परिवर्तनशील चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होता है। क्यों, सिंगल फेज एसी के कारण। यह प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर के साथ लिंक करता है, आर्मेचर को काटता है, आर्मेचर चालकों को काटता है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार इन आर्मेचर चालकों में ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब ईएमएफ उत्पन्न होता है तो इन चालकों में धारा प्रवाहित होगी। कौन से चालक में धारा प्रवाहित होगी, जिसमें ये जो कम्यूटेटर जो शॉर्ट होगा, ये यहाँ जो कम्यूटेटर शॉर्ट होगा, जैसे कि ये वाइंडिंग, एक शिरा वाइंडिंग का ये था, दूसरा शिरा ये है, यहाँ कार्बन ब्रश लगाया और यहाँ कार्बन ब्रश लगाया, इसको शॉर्ट किया और ये
इसको शॉर्ट किया, तो इस वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी। बाकी में धारा कब होगी, जब शॉर्ट होते जाएंगे, घूमते जाएंगे, शॉर्ट होते जाएंगे, तो बाकी में धारा प्रवाहित होती रहेगी। तो क्या होगा, आर्मेचर चालकों में लेंज के नियम अनुसार धारा इस प्रकार प्रवाहित होगी। अब इसमें जो आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी, उस आर्मेचर धारा की दिशा ऐसी होगी, लेंज के नियम अनुसार इस प्रकार होती है कि आर्मेचर में स्टेटर के पोल के समान स्टेटर के पास पोल उत्पन्न कर देती है, जिससे कि स्टेटर के पोल उसको रिपल्सन करते हैं, धक्का मारते हैं और रोटर स्टेटर आपका या आर्मेचर या स्टेटर आर्मेचर या रोटर घूम जाता है। तो ये तो थी आपकी किसमें, इस रिपल्सन मोटर के सिद्धांत, जो कि चुंबकत्व के रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें आर्मेचर और मेन जो चुंबक है इसके बीच के कोण को अल्फा कोण कहते हैं। यहाँ क्या होगा, ये अल्फा कोण होगा, ये अल्फा कोण। अल्फा कोण का मान अधिकतम मैक्सिमम 45 डिग्री होता है, मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो इसमें मुख्य बातें क्या है, मुख्य बात यह है, यदि लिखना, यदि स्टेटर पोल के चुंबकीय अक्ष पर या स्टेटर के चुंबकीय अक्ष के लंबवत, स्टेटर पोल के चुंबकीय अक्ष पर, चुंबकीय अक्ष पर यहाँ पे, या चुंबकीय अक्ष के लंबवत ये, ठीक है ना, लंबवत कार्बन बुरसों को स्थापित कर दिया जाए, ठीक है ना, कार्बन बुरसों को स्थापित कर दिया जाए और उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, स्थापित कर उन्हें शॉर्ट कर दिया जाए, तो आर्मेचर में कोई टार्क उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि स्टेटर पोल रोटर पोल एक ही दिशा में एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं, जिससे कि टार्क का मान 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इसको समानांतर में नहीं रख सकते, इन बुरसों की स्थिति क्या होगी, समानांतर में नहीं रख सकते, और वह लंबवत 90 डिग्री पे नहीं रख सकते, तो टार्क का मान 0 हो जाएगा। तो कितना रखेंगे, इस मोटर के आर्मेचर के कम्यूटेटर पर जो कार्बन बुर्श स्थापित किए जाते हैं, उन कार्बन बुर्सों को चुंबक के अक्ष के कुछ डिग्री के अंतर पर रखा जा सकता है, कुछ डिग्री के अंतर पर रखा जाता है। तो कह सकते हैं स्टेटर व आर्मेचर पोलों के बीच के कोण को अल्फा कोण कहते हैं। ये कुछ डिग्री के अंतर पर कितने डिग्री का रखेंगे वो आपको बताऊंगा। मैक्सिमम तो होता है आपका 45 डिग्री, और इस ये लिख लो, आर्मेचर के पोल व स्टेटर के पोल के बीच का कोण, आर्मेचर पोल व स्टेटर पोल के बीच का कोण क्या कहेंगे, इसको अल्फा कहते हैं, अल्फा। तो अल्फा का मान कितना होना चाहिए, समझ गए। अल्फा के कोण के आधार पर इसके जो घूमने की दिशा डिपेंड होती है, अल्फा कोण का मान कितना होगा। अल्फा कोण के आधार पर इसकी गति को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कितना हो सकता है, देखो अब मैं आपको बताऊं, यदि इन दोनों के बीच में अल्फा का मान, अल्फा बराबर 0 डिग्री है तो टार्क बराबर 0 होगा, अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो टार्क बराबर 0 होगा। ये कब होगी, ये समानांतर में होगी, ये लंबवत होगी। और अल्फा बराबर 20 से 30 डिग्री पर रखा जाता है, 20 डिग्री से 30 डिग्री पर रखा जाता है। और अल्फा का अधिकतम मान कितना है, 45 डिग्री तक होता है। बस ये आपको याद रखना है। अधिकतर आपसे 20 डिग्री पूछा जाएगा, ठीक। 45 डिग्री से अधिक हो जाएगी तो क्या होगी, घूमने की दिशा बदल जाएगी। यहाँ से 45 डिग्री पर आते ही ये आएगी कि 45 डिग्री अल्फा का मान, अल्फा ग्रेटर देन 45 डिग्री, अल्फा ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो घूमने की दिशा बदल जाएगी। लिख लेना, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। ठीक है, मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी। अब देखो 20 डिग्री तक किया यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोगों ने 20 डिग्री किया, 20 डिग्री से आप धीरे धीरे बढ़ाओगे, 45 डिग्री के नियरेस्ट ले जाओगे तो मोटर की गति धीरे धीरे कम होती जाएगी। मोटर की गति धीरे धीरे कम होती जाएगी, मोटर की गति धीरे धीरे की, माना कि यहाँ पे आपका 45 डिग्री आ गया तो 45 डिग्री तक कम होगी, 45 डिग्री 46 डिग्री किया तो मोटर की उल्टी दिशा में घूम जाएगी और उल्टी दिशा में फिर वो गति पकड़ लेगी। फिर 45 से 46, 47, 48 ले जाएंगे तो फिर उल्टी दिशा में कहाँ तक घूमेगी, बढ़ेगी, कुछ बढ़ेगी, फिर 90 डिग्री के नज़दीक जाएंगे तो फिर मोटर की गति धीरे धीरे कम हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी। तो घूमने की दिशा भी किसने बदली, इस अल्फा डिग्री ने बदली। गति को कंट्रोल किसने किया, इस अल्फा ने किया। अल्फा का मान कैसे करेंगे, ब्रूस की सहायता से, ब्रूसों को धीरे धीरे, अब ब्रूस रोकर आर्म की सहायता से घुमाएंगे, ब्रूस रोकर आर्म की सहायता से ब्रूसों को घुमाएंगे, गति को कंट्रोल कर लेंगे और गति की घूमने की दिशा भी बदल देंगे। ठीक है, ये तो थी इसमें आपकी प्रक्रिया रिपल्सन मोटर की। अब आगे देखते हैं रिपल्सन मोटर के प्रकार।
अब क्या लिखेंगे, रिपल्सन मोटर के प्रकार लिखेंगे यहाँ पे। आपको मैंने सब बातें बताई आपको को, फिर भी आपको किसी चीज़ का कोई कंफ्यूज है तो मेरे को बता देना, सर हमें फिर भी कंफ्यूज हुआ है। तो अब लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिपल्सन मोटर। टाइप्स ऑफ रिपल्सन मोटर, विकर्षण लिख लो या प्रतिकर्षण लिख लो, प्रतिकर्षण या विकर्षण मोटर के प्रकार ये देखते हैं। फिर इसकी विशेषता टार्क में लिखूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इसमें आपको ये पढ़ना, देखो यहां लिखेंगे नॉर्मल रिपल्सन मोटर, रिपल्सन मोटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं सामान्य प्रतिकर्षण मोटर, एक ही आती है इसमें। दूसरी कैसे आएगी, दूसरी आपकी रिपल्सन मोटर आएगी, ये यहाँ पे दूसरी मोटर लिख देता हूँ, एक मोटर तो इधर होगी और एक मोटर यहाँ लिख देता हूँ आपको। दूसरी मोटर आपके सामने आ गई रिपल्सन स्टार्ट या फिर कंपनसेटेड लिख लेते हैं, दूसरी मोटर कंपनसेटेड, कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। ठीक है, दूसरी मोटर आपकी ये हुई। तीसरी मोटर कौन सी आएगी आपके सामने, तीसरी मोटर लिखा देता हूं। तीसरी मोटर आपके सामने आती है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आती है। कौन सी आएगी, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आती है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर आती है, मतलब कि प्रतिकर्षण प्रारंभ प्रेरण चल मोटर आती है। ठीक है, और एक आती है लास्ट में, कौन सी मोटर आएगी, रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर। ये आपकी चार मोटर आएंगे आपके सामने, जिसको कहेंगे प्रतिकर्षण प्रेरण मोटर, इसको हिंदी में कहेंगे सामान्य प्रतिकर्षण मोटर, कंपनसेटेड प्रतिकर्षण मोटर, रिपल्सन स्टार्ट, रिपल्सन प्रारंभ, रिपल्सन प्रारंभ और प्रेरण रन मोटर, और इसको कहेंगे रिपल्सन प्रेरण मोटर। चार मोटर आएंगे। तो सबसे पहले इस मोटर का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले किसका अध्ययन करेंगे, इस मोटर का अध्ययन करेंगे। अब जो आप लोगों को मैंने रिपल्सन का सिद्धांत पढ़ाया था, सेम टू सेम वही मोटर को कहते हैं नॉर्मल रिपल्सन मोटर। सामान्य रिपल्सन मोटर वही होती है। तो क्या कह सकते हैं, ये मोटर रिपल्सन के सिद्धांत पर, इस मोटर की बात करें, ये मोटर रिपल्सन के सिद्धांत पर, मतलब प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इसमें ये होगा। अब प्रतिकर्षण के सिद्धांत पर कार्य करेगी, उसका डायग्राम बना के दिखाऊं आप लोगों को मैं कि कैसा इसका डायग्राम होगा। देखो, फिर मैं आपको एक डायग्राम अब आपको सारी मोटरें समझ में आ जाएंगी। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। यहाँ देखो, ये आपका डायग्राम रहेगा। यहाँ पे ये हो गया, और ये आपके बीच में रख देता हूं आपका आर्मेचर। ये आप लोगों का हो गया आपका आर्मेचर। और ये आर्मेचर के आपके चालक दिखा देता हूं। ये आपका आर्मेचर के चालक हो गए। और ये आपका दिखा देता हूँ मैं आपको कार्बन ब्रश दिखा देता हूँ। ये होगा आपका कार्बन ब्रश कम्यूटेटर के ऊपर।
किसी मोटर में अंदर दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आपका कार्बन बुर्स, और ये होगी आपको होगी इसकी मैग्नेटिक अक्ष, इसकी अक्ष चुंबकीय पोल की मैग्नेटिक अक्ष आपको दिखा देता हूँ पूरा स्वरूप, फिर एक मोटर समझोगे। और ये होगी इसकी मैग्नेटिक उदासीन अक्ष, इसको कहते हैं मैग्नेटिक अक्ष। और इसको कहते हैं न्यूट्रल अक्ष, मतलब कि हिंदी में उदासीन अक्ष। ये होगी इसकी। अब इसके ऊपर जो वाइंडिंग होगी ये आपकी होगी मेन वाइंडिंग, जो कि स्टेटर की वाइंडिंग होते हैं एक वाइंडिंग, ये होगी आपकी मेन वाइंडिंग। ये अब मेन वाइंडिंग कहाँ होगी, आपस में सीरीज में संयोजित, दोनों पोलों की मेन वाइंडिंग इसको सीरीज में संयोजित कर देते हैं और इसको कर देते हैं सप्लाई से, सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित कर देते हैं। ये होगी आपकी सिंगल फेज सप्लाई। अब सिद्धांत समझना आप लोग, ये फेज न्यूट्रल हो गया। अब देखो इस पे जो कार्बन बुर्स अपन शॉर्ट किया वो कितने डिग्री पे किया है, ये आप लोगों ने कर दिया, कार्बन बुर्स को शॉर्ट कर दिया, ये कर दिया कार्बन बुर्स को शॉर्ट, ठीक है ना। कितने डिग्री पे शॉर्ट किया, ऐसे मान लो कि आप लोगों ने ये कार्बन बुर्स की डिग्री होगी आपको ये इसकी डिग्री, ये क्या है, ये आपका अल्फा है, ये क्या है अल्फा है। यहाँ से आप लोगों ने शॉर्ट किया है, ऐसे मान लो कि मैं ये हटा के आपको सीधा दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है। यहाँ से आप लोगों ने इसको शॉर्ट कर दिया, ये आपका अल्फा डिग्री है, ठीक है, ये आपका अल्फा डिग्री है। अब इसको शॉर्ट किया, अब देखो यहाँ से ये अल्फा डिग्री का मान कितना होगा, अल्फा बराबर 20 डिग्री से 30 डिग्री तक होगा, 20 डिग्री से 30 डिग्री, इसको अल्फा का मान हो गया। अल्फा क्या आपको मैंने लिखवा दिया आपको। अब इसका सिद्धांत समझना, ये एन पोल है, ये एस पोल हाफ चक्र में, ये एन पोल है, ये एस पोल है, इसका मान 20 डिग्री है, ये आपकी उदासीन अक्ष है। इसका टॉर्क किसका होगा, बुर्स के आगे घूमने की स्थिति पर निर्भर होता है। लिख लेना, रिपल्सन मोटर का टॉर्क बुर्स के घूमने की स्थिति पर निर्भर करता है, बुर्स के आगे पीछे होने की स्थिति पर निर्भर करता है। इसमें क्या लिखेंगे, इस नॉर्मल मोटर में क्या लिखेंगे कि मोटर का टॉर्क मोटर का टॉर्क बुर्सों के अग्रसर होने की स्थिति पर निर्भर होता है, ठीक है। 20 डिग्री से आगे ले जाएंगे, धीरे धीरे इसकी गति धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर 45 डिग्री तक आएंगे, 45 डिग्री तक क्या होगा, 45 डिग्री के बाद में गति बदल जाएगी, 45 डिग्री के बाद में गति बदल जाएगी और इसको धीरे धीरे कम करते लेंगे, बुर्सों का मान ही धीरे धीरे कम करेंगे तो उसका टॉर्क बढ़ता जाएगा, मैंने आपको बता दिया। और अब देखेंगे मोटर की गति, मोटर की गति बुर्स के अग्रसर का मतलब कि आगे पीछे घूमने, अग्रसर पर निर्धारित होती है। अग्रसर का मतलब ये आप समझो कि सर क्या लिखा दिया, अग्रसर का मतलब आगे या पीछे घूमना, अग्रसर का मतलब आगे पीछे घूमना, अग्रसर पर निर्धारित होती है कि बुर्सों की पोजीशन पर निर्भर हो, ऐसे मानो कि बुर्स की पोजीशन पर निर्भर होती है, ठीक है। अब टार्क का मान देखो कितना होगा, अब अल्फा का मान देखो, टार्क किसके समानुपाती होता है, टार्क होता है अल्फा के अल्फा कोण के समानुपाती। टार्क किसके समानुपाती होगा, अल्फा कोण के समानुपाती। और अल्फा कोण का मान किसके ऊपर डिपेंड होता है, अल्फा समानुपाती होता है लोड की, लोड की समानुपाती है। धीरे 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 लोड बढ़ेगा और ये बढ़ेगा तो इसकी जो गति कम होगी तो ये यहाँ से कुछ मतलब कि टार्क बढ़ जाएगा, इसका अल्फा कोण बढ़ेगा, अल्फा कोण बढ़ेगा तो इसकी गति धीरे धीरे कम हो जाएगी, टार्क का मान घट जाएगा। अब उसमें ये कंडीशन आती है, फिर इसमें लोड का मान कम करेंगे तो फिर वापस अपने कंडीशन पे आएगा तो धीरे धीरे टार्क का मान बढ़ जाएगा। तो इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क कितना होता है, अब पूछा जाएगा रिपल्सन मोटर का स्टार्टिंग टार्क का मान कितना होता है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क लिख लो TS, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ TS, स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का, फुल लोड टार्क का, फुल लोड टार्क आपका जितना भी होगा,
जैसे कि आपके पास मशीन आएगी, कहते 500 न्यूटन मीटर टार्क होता है इसका, तो फुल लोड टार्क जितना भी उसका 250 से 400% तक होता है। फुल लोड टार्क का 250% से 400% तक होता है, तक अधिक मान लेते हैं, अधिक होता है। समझ गए होंगे आपको कि इसका स्टार्टिंग टार्क फुल लोड टार्क का 250 से 400% तक होता है, इतना अधिक होता है। तो क्या मोटर लोड नहीं ले सकती? ले सकती है, इस मोटर को लोड पे चला सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना स्टार्टिंग टार्क होता है तो इसकी नो लोड पर गति बहुत अधिक होती है। देख लेना, इस मोटर की नो लोड पर गति बहुत भयंकर होती है, बहुत खतरनाक हो सकती है, ठीक है ना। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि निम्न में से किस मोटर की गति फ्रीक्वेंसी व पोलों की संख्या पर निर्भर नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि एन का मान क्या होता है एसी मशीनों में, एन बराबर होता है एफ इंटू 120/P होता है। तो एसी मशीनों में एन बराबर यही होता है, तो ये भी एसी मशीन ही है। चाहे सिंगल फेस होगी तो भी वही होगा, इधर 3 फेस की होगी तो वही होगा। तो क्या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड हुई? नहीं। तो क्या पोलों की संख्या पर डिपेंड हुई? नहीं। तो नोट लगा के लिख लो, इस मशीन या इस मोटर की गति फ्रीक्वेंसी तथा पोलों की संख्या पर निर्भर नहीं होती है, या फ्रीक्वेंसी तथा पोलों की संख्या के निर्भर नहीं करती है, कोई गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब देखा जाएगा इस मोटर में पावर फैक्टर का मान, क्योंकि इंडक्टिव लोड यहाँ पे है और इंडक्टिव लोड ही यहाँ पे है, दोनों जगह इंडक्टिव लोड है। आर्मेचर रिएक्शन होगी यहाँ पे, स्पार्किंग होगी तो पावर फैक्टर का मान बिल्कुल घट जाएगा। जब तक इसके चुंबकीय फ्लक्स को निराकृत नहीं करेंगे, कुछ कमजोर नहीं करेंगे, इसके चुंबकीय फ्लक्स को मजबूत नहीं बनाने देंगे, तब तक आपका पावर फैक्टर घटता ही जाएगा। तो कह सकते हैं इस मोटर का पावर फैक्टर कैसा होगा? ओस5 लो होता है, निम्न होता है, एक ही होती है। तो स्टार्टिंग टार्क तो ये हो गया, और स्टार्टिंग धारा का मान लिख लो। इस मोटर में स्टार्टिंग धारा का मान IS का मान फुल लोड धारा का 3 से 4 गुना कम होता है। स्टार्टिंग धारा बहुत कम होती है इसकी, क्योंकि इसको तो लोड दिया नहीं है, ये तो सिर्फ रिपल्सन पे काम किया है, तो थोड़ी सी धारा पे मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क प्राप्त कर लेती है, ठीक है। अब आप लोग ये देखोगे इसकी घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। इसकी घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे? इसकी घूमने की दिशा बदलने के लिए आपको इस अल्फा कोण का मान को तो लिख सकते हैं रिपल्सन मोटर के, लिख लेना घूमने की दिशा बदलना। सभी रिपल्सन मोटर की बात कर लेता हूं मैं, एक के नहीं। रिपल्सन मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए ब्रूस, ये ब्रूस नहीं, ये ब्रूस ये आपको लगा रखे हैं, ये कितने डिग्री पे हैं? 20 से 30 डिग्री पे लगा रखे हैं। ब्रूस मैग्नेटिक एक्स, यहाँ ये क्या बनेगा? एन पोल ये बनेगा, इसका एल पोल। ये मैग्नेटिक एक्स किसकी है? ये मैग्नेटिक एक्स ब्रूस की है। ये मैग्नेटिक एक्स किसकी है? ये मेन पोल की है। दोनों के बीच का कोण को क्या हुआ? अल्फा कोण हुआ। तो ब्रूस मैग्नेटिक एक्स को मुख्य मैग्नेटिक एक्स से बदला जाता है। तो यहाँ क्या होगा? इसकी कोण की दिशा बदलेंगे, कितनी डिग्री? 45 डिग्री तक बदलेंगे। 45 डिग्री तक तो अधिकतम यही चलेगी, एक ही स्पीड में चलेगी, ठीक है ना। और 45 डिग्री से आगे जाएगी तो पहले इसको कम करेंगे तो गति बढ़ेगी, 45 पे जाके तो गति 0 हो जाएगी, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो गति का मान क्या होगा? घूम जाएगा। तो इसकी घूमने की दिशा बदल सकती है। तो कह सकते हैं ब्रूस मैग्नेटिक अक्ष को मुख्य मैग्नेटिक अक्ष से बदलकर मोटर की घूमने की दिशा को बदला जा सकता है। ये आपकी थी प्लेन रिपल्सन मोटर। अब दूसरे देखेंगे कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर, देखते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, अब आपको ये बताता हूँ, ये मोटर, इस मोटर की बताता हूँ, कुछ नहीं अलग नहीं है कुछ इसमें से। देखो कंपनसेटेड का मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करना, याद रखना। कंपनसेटेड का मतलब कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्रयोग करना। अब ये कह सकते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ होगी? ये स्टेटर पे होगी। तो स्टेटर पे कितनी वाइंडिंग होगी? 2 वाइंडिंग होगी। तो इस मोटर के बारे में लिख सकते हैं, कंपनसेटेड मोटर के बारे में यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? देखो मैं इसको बता देता हूँ और इस मोटर के बारे में लिखेंगे। यहाँ इस मोटर के बारे में लिखेंगे। ये मोटर नॉर्मल रिपल्सन मोटर की भांति होती है। नॉर्मल रिपल्सन मोटर की भांति होती है, एक तो ये आता है। फिर इसमें चेंजमेंट क्या होता है? इसमें एक अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित की जाती है। लिखेंगे इसके स्टेटर पर, यहाँ इसके स्टेटर पर लिख लो। कंपनसेटेड वाइंडिंग में क्या होगा? इसके स्टेटर पर एक अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित की जाती है।
ठीक है, अतिरिक्त वाइंडिंग संयोजित कर दी। अब कैसी होगी अतिरिक्त वाइंडिंग, कैसी होगी लिख लेना, जो कि मोटे तार की, यहां लिख लो अतिरिक्त वाइंडिंग कैसी होगी, मोटे तार की कम टर्न की होती है। यहां और कहां स्थापित होगी, स्टेटर में अधिक गहराई पर स्थापित होगी, गहराई पर स्थापित होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि प्रेरकत्व अधिक करना होता है, स्थापित होती है। लिख लो, प्रेरकत्व अधिक करने के लिए, इंडक्टेंस के मान को अधिक करने के, प्रेरकत्व अधिक उत्पन्न करने के लिए इसको अधिक गहराई पर रखा जाता है। कहाँ करेंगे, यहाँ इसको स्थापित करेंगे गहराई पर, कि पहले ये वाइंडिंग करेंगे फिर वो करेंगे। मोटे तार की होगी और ये कम टर्न की होगी। कर दी वाइंडिंग स्थापित, 2 वाइंडिंग स्थापित कर दी। इसको इस वाइंडिंग को क्या कहेंगे, इसको प्रतिकारी कुंडल कहते हैं। इस वाइंडिंग को क्या कह सकते हैं, इस वाइंडिंग को प्रतिकारी कुंडल कहते हैं। इसको हिंदी में प्रतिकारी और वैसे अंग्रेजी में कंपन सेटिंग वाइंडिंग कहते हैं, कंपन सेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे, कंपन सेटिंग वाइंडिंग कहेंगे। अब इसका संयोजन कहाँ होगा, देखो संयोजन करना आप लोगों को। संयोजन के लिए क्या करेंगे, एक चीज और लिखना, इसके संयोजन के लिए आपको कार्बन ब्रुश पर स्टेटर, ये अपना रोटर नहीं आपका, यहाँ पे एक कार्बन ब्रुश सेट और लिया जाता है। एक कार्बन ब्रुश सेट यहाँ लगाएंगे, ये लगा दिया कार्बन ब्रुश सेट, तो एक अतिरिक्त ब्रुश सेट और लगाया जाता है। कहाँ लगाएंगे, मैग्नेटिक अक्ष पर लगाएंगे। यहाँ पे ये मैग्नेटिक अक्ष पर लगा दिया। सुन लेना मेरी बात। अब क्या कहेंगे, इस प्रतिकारी कुंडल को, ये लगा रखा आप लोगों ने, प्रतिकारी कुंडल लगाई आप लोगों को, कार्बन ब्रुश के साथ एक सेट करेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होती है। तो मैं श्रेणी क्रम में दिखा देता हूँ। ये आपका श्रेणी क्रम हुआ, ये पहली वाइंडिंग का पहला सिरा आया, ठीक है ना। और इसका एक सिरा उठा के ये कर दिया, यहाँ पे ये सिरा उठा के ये कर दिया, और दूसरे सिरे को उठाया इस वाइंडिंग के और ये ले गए यहाँ पे इसके साथ। बोलो अब ये कहाँ संयोजित है, अब कहाँ संयोजित होगी, आप लोग समझ गए। ये वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित हो चुकी है। तो लिख लेना, इस वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। किस वाइंडिंग को, किस कंपनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, जो मोटे तार की कम टर्न की है। करती क्या है ये, ठीक है ना। इस मोटर के, इस वाइंडिंग के प्रयोग करने से होगा क्या, क्या इस मोटर में चेंजमेंट होगा। इस देखो, इसके प्रयोग से एक चीज लिखना, कोस फाई उच्च हो जाएगा। इसके प्रयोग से, किसके, इसके प्रयोग से कोस फाई उच्च होगा, कोस फाई अधिक हो जाएगा या हाई हो जाएगा, मतलब सुधरेगा, अच्छा होगा, ऐसे मान लो। कोस फाई अच्छा होगा, पावर फैक्टर अच्छा हो जाएगा। एक तो बात आ गई है। दूसरा होता है स्पीड रेगुलेशन सुधर जाता है। स्पीड में जो उतार चढ़ाव, लोड के साथ स्पीड में उतार चढ़ाव होता है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, लोड के साथ थोड़ी कम हो जाती है, लोड बढ़ने के साथ, लोड घटने के साथ बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होगा। स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है। तो लिख लो, इस वाइंडिंग से क्या होगा, इस वाइंडिंग से कोस फाई उच्च होगा, और दूसरा स्पीड रेगुलेशन अच्छा होगा। स्पीड रेगुलेशन अच्छा होगा, और क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्रॉस मैग्नेटिक प्रभाव आर्मेचर के द्वारा जो क्रॉस मैग्नेटिक होगा, आर्मेचर रिएक्शन होगी, स्पार्किंग होगी, ठीक है ना। इसमें क्या होगी, इसमें स्पार्किंग अधिक होती है, इस मोटर में एसी के कारण स्पार्किंग अधिक होती है। तो लिख लेना, इसमें क्रॉस मैग्नेटाइज को निराकृत करती है, जिससे स्पार्किंग का मान कम हो जाता है। ये स्पार्किंग को भी कम कर देती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो इस मोटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए, पावर फैक्टर को उच्च करने के लिए, स्पीड रेगुलेशन को अच्छा करने के लिए कई कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कार्बन ब्रुश सेट होते हैं। तो यहाँ कितने कार्बन ब्रुश लग गए, 2 कार्बन ब्रुश तो शॉर्ट हो गए और 2 ये लगे, 4 कार्बन ब्रुश प्रयोग हो गए। तो लिख लेना, कंपनसेटेड रिपल्शन मोटर में 4 कार्बन ब्रुश प्रयोग किए जाते हैं, 2 कार्बन ब्रुश सेट प्रयोग किए जाते हैं, और बाकी वाइंडिंग की विशेषता मैंने आपको लिखा दी है। इस मोटर की बाकी विशेषता, इसका टार्क कितना रहेगा वो मैंने आपको लिखा दिया था, 250 से 400% तक अधिक रहेगा। इसमें स्टार्टिंग धारा के मान का कम रहेगा, ठीक है। ये अब इसका देखो, ये वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी, धारा प्रवाहित होगी, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगी। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स, इस आर्मेचर की वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स के इसके विपरीत होगा। लिख लेना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय फ्लक्स आर्मेचर वाइंडिंग के चुंबकीय फ्लक्स के विपरीत स्वभाव का होता है। ये तो थी इस कंपनसेटेड वाइंडिंग मोटर के बारे में।
दूसरी देखते हैं तीसरी मोटर कौन सी है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। कौन सी है, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर के बारे में देखते हैं। अब देखो तीसरी मोटर कौन सी पढ़ेंगे, तीसरी मोटर पढ़ेंगे रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब देखो इसमें क्या होगा, ये मोटर देखो सबसे पहले आती है कि नॉर्मल रिपल्सन मोटर की भांति होती है। जो रिपल्सन मोटर आप देख रहे हो नॉर्मल रिपल्सन मोटर है, इसमें ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये शॉर्ट कर रखे हैं, ये अल्फा कोण है, ये और इसमें एक सिंगल फेज सप्लाई दे रखी है। आप लोगों ने इतनी मोटर देखी है, तो 2 मोटर देख ली हैं। ये मोटर स्टार्टिंग के समय प्रतिकर्ष के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना, ये मोटर स्टार्टिंग के समय क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग के समय रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब रिपल्सन मोटर की भांति कार्य करती है, रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, फिर रनिंग के समय की बात करें, फिर यह कहेगी रनिंग के समय की बात करें तो ये मोटर के इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करती है। रनिंग के समय ये मोटर इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करती है, क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर क्या होता है आपको बताता हूँ। ये जो आपका जो आर्मेचर दिखा रखा है, जो कम्यूटेटर दिखा रहा है, कम्यूटेटर पे क्या है, तांबे का छल्ला ऐसा होगा, तांबे का छल्ला होगा ऐसा, तांबे का छल्ला। वो तांबे का छल्ला क्या करेगा, 75% घूमेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल की सहायता से लिख देता हूँ, कम्यूटेटर पर लिख लो, कम्यूटेटर पर एक तांबे का छल्ला CFS लिखना सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से स्थापित होता है। कम्यूटेटर पर एक तांबे का छल्ला सेंट्रीफ्यूगल स्विच से स्थापित होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से लिख लो, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से स्थापित होता है। अब क्या करेगा वो छल्ला, जैसे ये आपका कम्यूटेटर ऐसा है, ये कम्यूटेटर है, ये मान लीजिए ये आपको दिखा रखे हैं। ये यहाँ क्या होगा, उसके ऊपर होगा 75% घूमेगी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का फोर्स लगेगा, लगते छल्ला इसको पैक कर लेगा, तो पूरा का पूरा कम्यूटेटर शॉर्ट कर देगा। पूरा का पूरा कम्यूटेटर शॉर्ट होते ही क्या होगी, ये पूरी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी, पूरा का पूरा कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे ये माना कि छल्ले से शॉर्ट हो गया। ऐसे पहले तो 2 ही वाइंडिंग शॉर्ट थी, अब क्या होगा, पूरा का पूरा छल्ला शॉर्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं पूरा कम्यूटेटर स्थापित होता है और 75% मोटर गति प्राप्त कर लेने पर, 75% गति प्राप्त कर लेने पर CFS की सहायता से तांबे का छल्ला पूरे कम्यूटेटर को शॉर्ट कर देता है। पूरे कम्यूटेटर को क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा। अब पूरे कम्यूटेटर को शॉर्ट करते ही क्या होगा, ये पूरी की पूरी आर्मेचर वाइंडिंग एक इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करना शुरू कर देगी। ठीक है ना, पूरी की पूरी वाइंडिंग आगे एक इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करना शुरू कर देगी। और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करेगा, कार्बन ब्रश को कम्यूटेटर से हटा देगा। उस समय कम्यूटेटर से हटा देगा और ये पूरा का पूरा कम्यूटेटर शॉर्ट हो जाएगा और पूरी की पूरी वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। पूरी वाइंडिंग शॉर्ट होती है क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार की इंडक्शन मोटर का रोटर की भांति कार्य करेगा। तो कह सकते हैं ये मोटर शुरुआती अवस्था में रिपल्सन के सिद्धांत पर कार्य करती है। 75% घूमने के बाद यही मोटर इंडक्शन मोटर बन जाती है। ठीक है, 75% घूमने के बाद यही मोटर इंडक्शन मोटर बन जाती है। किसके कारण, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से ये पूरा कम्यूटेटर शॉर्ट हो जाएगा और कार्बन ब्रश हट जाएंगे और वो एक प्रकार की इंडक्शन मोटर का जो रोटर बन जाएगा, जो वाउंड रोटर होता है उस प्रकार का रोटर बन जाएगा और ये मोटर आसानी से इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करेगी। एक मोटर आपकी आती है। चौथी मोटर पढ़ेंगे, एक मोटर और बच गई आपकी, मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसकी विशेषता दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या बच गई, ये बच गई आप लोगों की ये मोटर रिपल्सन इंडक्शन मोटर बच गई। तो अब बच गई रिपल्सन इंडक्शन मोटर। अब देखो नाम से रिपल्सन तो है लेकिन इंडक्शन मोटर जरूर है। तो यहाँ क्या होगा, इस मोटर का पूरा सिस्टम यही होगा। ये मोटर नॉर्मल रिपल्सन मोटर की भांति होती है, लिख लेना, लेकिन
इसका जो रोटर होगा, रोटर पे 2 वाइंडिंग होगी। लिख लेना, इस मोटर के रोटर पर 2 वाइंडिंग होती हैं। रोटर पर क्या होती हैं? रोटर पर 2 वाइंडिंग होती हैं। कैसे होंगी? एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी, एक क्या होगी? आर्मेचर। इसके आर्मेचर पे क्या होगी? एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी, दूसरी केज वाइंडिंग होगी, ये होगी। दूसरी क्या होगी? केज वाइंडिंग होगी। अब कैसी होगी? आपको मैं उसका थोड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे आप समझना मेरी बात को कि ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का ये साइड आपको सेम टू सेम ये दिखाता हूं। ये आप लोगों का आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है, और ये आपको कि आप आर्मेचर वाइंडिंग दिखा देता हूं आपको। ये आप लोगों की आर्मेचर वाइंडिंग है, होगी आर्मेचर वाइंडिंग। और इसके अंदर की परिधि के अंदर की ओर यहाँ पे होल काटेंगे। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे? होल काट लेंगे, आर पार होल काट लेंगे। ये एक प्लेट दिखाई मैंने आपको, आर पार होल काट लिए, ठीक है ना। ये आर पार होल काट लिया आप लोगों ने, और इन होलों में क्या करेंगे? तांबे की छड़ रख देंगे। इन होल में क्या करेंगे? तांबे की छड़ रखेंगे। ये ऐसे, ये माने तांबे की छड़ी रख दी, तांबे की सब में तांबे की छड़ डाल देंगे। ऐसे आर पार लंबा होता है ये, ऐसे ये गोला ये दिखाई मैंने आपको। इसके होल काटेंगे और तांबे की छड़ डाल देंगे यहाँ पे। ये तांबे की छड़ डाल दी और इसको शॉर्ट कर दिया ऐसे। ये होगी आपकी आर्मेचर वाइंडिंग। और इसके अंदर क्या होगा? देखो आपको पता है, इसके बीच में शाफ्ट में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है ऐसा। ये आपका कम्यूटेटर है ऐसे, ऐसे ये कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर का संयोजन नीचे होता है आपका। ये क्या है? ये आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन है, ठीक है ना। और इसके बीच में क्या थी? वाइंडिंग थी। इस प्रकार का रोटर होता है। तो इसमें क्या होगा? ये वो जो वाइंडिंग है, ये कैसी है? केज वाइंडिंग है। ये केज है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है। लिख लेना, ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आपका कम्यूटेटर रहेगा, बस और कुछ नहीं है। अब मैं आपको यही रोटर यहाँ रख के दिखाता हूँ इसके अंदर, और सुनना, यही रोटर यहाँ रख के दिखाता हूँ। बाहर की वाइंडिंग तो है ही, और इसके अंदर मैं एक वाइंडिंग और बना देता हूँ, बस और कुछ नहीं है। आप लोग समझ जाओगे अच्छी तरह से। ये वाइंडिंग और बना देता हूँ यहाँ पे एक, ये होगी। और ये आपकी केज वाइंडिंग दिखा देता हूँ अंदर से, अंदर की परिधि पर ये केज वाइंडिंग दिखा दी। और इसमें क्या होगी? केज वाइंडिंग में ये क्या होगी? ये तांबे की छड़ होंगी जो आर पार होंगी। तांबे की छड़ पूरे रोटर में आर पार होंगी, आर्मेचर में होल काट के, और उनको कर देंगे शॉर्ट। ये शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और आप लोग समझ गए, ये जो कार्बन बुर से लगा रखे हैं, ये जो कार्बन बुर दिखा रखे हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट होते हैं ऐसे, ये शॉर्ट हो गया ऐसे, ये शॉर्ट हो गई, और ये बन गया आप लोगों का अल्फा कोण। बस ये आप लोगों की समस्या हुई है। अब इसमें क्या होगा? इस मोटर में देखो, ये मोटर वैसे देखा तो नॉर्मल रिपल्सन मोटर होती है, साधारण रूप से नॉर्मल रिपल्सन मोटर होती है। लिख लेना, नॉर्मल रिपल्सन मोटर होती है। लेकिन रोटर पे 2 वाइंडिंग होती है, मैंने आपको लिखा दिया। रोटर पे 2 वाइंडिंग होती हैं। कौन सी होंगी? एक केज वाइंडिंग होगी, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी। साधारण रूप से ये मोटर, साधारण अवस्था में ये मोटर लिख लेना रिपल्सन मोटर की भांति कार्य करती है। शुरुआती अवस्था में लिख लेना, शुरुआती अवस्था में लिख लो, स्टार्टिंग के समय, स्टार्टिंग में आर्मेचर वाइंडिंग, ये मोटर स्टार्टिंग में, ये मोटर रिपल्सन मोटर की, रिपल्सन मोटर की भांति कार्य करती है, क्योंकि केज वाइंडिंग, केज वाइंडिंग, ये केज वाइंडिंग, इसमें क्या होगा? इसमें देखो केज वाइंडिंग में आर का मान कम होगा और एक्सल का मान अधिक होगा, और एक्सल का मान अधिक होता है तो धारा का मान 0 होता है। तो केज वाइंडिंग में आर कम एक्सल अधिक के कारण आई बराबर 0 होती है, और ये वाइंडिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। मोटर अपनी पूर्ण गति प्राप्त कर लेती है। पूर्ण गति के बाद लिख लेना, मोटर की पूर्ण गति के बाद केज वाइंडिंग में, किसमें? केज वाइंडिंग में एक्सल का मान, क्योंकि एफ आर का मान घटेगा तो एक्सल का मान घटेगा, पढ़ चुके आप लोग, और धारा का मान बढ़ेगा। और इस वाइंडिंग में क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा। ये चुंबकीय फ्लक्स बनाएगी, एक चुंबकीय फ्लक्स ये होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स होगा, और ये मोटर को अब क्या करेगी? ये मोटर रिपल्सन की तरह भी काम करेगी, क्योंकि ये रिपल्सन का लगा रखा है, और ये मोटर इंडक्शन मोटर की भांति भी कार्य करेगी। तो मोटर की पूर्ण गति प्राप्त कर लेने के बाद ये मोटर रिपल्सन मोटर और इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करती है। अब देखो इन मोटर की विशेषता बताता हूँ आपको मैं। ये मोटर की कौन सी? रिपल्सन मोटर की विशेषता बताता हूँ।
अब लिखो इनकी विशेषताएं। विशेषताएं लिख लो। विशेषता में क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो विशेषता में लिखेंगे ये मोटर लोड पे स्टार्ट हो सकती हैं। लिख लो ये लोड पर स्टार्ट हो सकती हैं, लोड पर स्टार्ट हो सकते हैं, एक विशेषता ये रहेगी। दूसरी विशेषता इसकी रहेगी कि स्टार्टिंग टार्क फुल टार्क का कितना गुना अधिक होता है इस मोटर का, इन मोटर का स्टार्टिंग टार्क की बात करें, स्टार्टिंग टार्क इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क मैंने शॉर्ट में लिख दिया TS FS का, TF का 300% तक अधिक होता है। और लिखना स्टार्टिंग धारा IS का मान कम होता है, IF का मान कम होता है, 300% तक ही अधिक होता है। और इस मोटर का वो जो वोल्टेज गति रेगुलेशन है, इस मोटर का जो परिवर्तित लोड पर ये मोटर अच्छा टार्क देती है। लिखना ये मोटर परिवर्तित लोड पर अच्छा टार्क देती है। स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है, स्पीड रेगुलेशन क्या होगा? अच्छा हो जाएगा। और ये मोटर डीसी कंपाउंड मोटर की भांति होती है। ऐसे मान लो डीसी कंपाउंड मोटर की भांति होती है, उसकी विशेषताएं इससे मिलती जुलती, लगभग सेम टू सेम मिलती जुलती हैं। ठीक है। अब रिपल्सन मोटर की बात करें, टोटल रिपल्सन मोटर का यूज कहाँ करेंगे? अब आप लोगों ने देखा इसकी यूज की बात करें, इसके प्रयोग की बात करें, सभी मोटर का प्रयोग लिख लो। यहाँ पे यूज यहाँ लिखे देता हूँ मैं कि यूज कहाँ करेंगे, यूज किसके कारण से करेंगे। देखो सबसे अच्छी बात आती है, मैंने आपको बताया इसका गति परिवर्तन करना आसान, बुरसों की स्थिति चेंज करके आप गति परिवर्तन कर सकते हो, बुरसों की स्थिति चेंज करके आप गति का नियंत्रण कर सकते हो। ठीक है नहीं, इसका मतलब घूमने की दिशा आसानी से बदलनी जा सकती है। स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क 250 से 300 से 400% तक होता है, कुछ ओवरलोड सहन करने वाली होती है। लिख लेना इसकी विशेषताएं, घूमने की उपयोग में घूमने की दिशा बदलना आसान होता है, गति को कंट्रोल करना आसान होता है, स्पीड रेगुलेशन अच्छा होता है, ये मोटर ओवरलोड सहन कर सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग कहाँ करेंगे? रेफ्रिजरेटर में करेंगे, एयर कंडीशनर में करेंगे। और एक कॉइल वाइंडर होता है, कॉइल वाइंडर होता है जो कॉइल को लपेटता है, जैसे बहुत बड़ी मोटी मोटी कॉइल लपेटते हैं, कॉइल वाइंडर होता है। पेट्रोल पंप पर करते हैं, याद रखना इस मोटर का प्रयोग करते हैं, रिपल्सन मोटर का पेट्रोल पंप पर करते हैं, और मशीन टूल में करते हैं, और मिक्सिंग मशीन में करते हैं, और कुछ जहाँ लोड की बात होती है लिफ्टिंग में करते हैं, होइस्ट में करते हैं, अधिक ट्रैक्शन के कार्य में करते हैं इसका प्रयोग। ये इन मोटर का प्रयोग है। तो दोस्तों ये तो थी आप लोगों की रिपल्सन मोटर, मैंने 4 प्रकार की मोटर पढ़ाई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।